हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम आधा चैप्टर ये डिस्कस कर लेंगे और दूसरा पार्ट जिसमें हम जो बाकी का इससे बचा हुआ रह जाएगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को पढ़ेंगे। नंबर 2, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझेंगे और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, बाकी का पोर्शन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं बच्चों। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका क्लास 10th में। बच्चों, अगर हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री को पढ़ना है तो हम लोगों को सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को याद करना पड़ेगा। भले ही हम इसको 30 तक कर लें, 40 तक कर लें या फिर 50 तक कर लें। सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊं, हमारे यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी कंपाउंड्स हैं या फिर कहें कि जो भी मैटर है वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आपके मेटल्स, आपके नॉन मेटल्स और आपके मेटलॉइड्स आते हैं। अब एक सिंपल सा ही एग्जांपल ले लो। हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आप लोग को सबको पता है कि हम लोग सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर इनटेक करते हैं। तो वो ऑक्सीजन भी यहां पे इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होती है। अगर बच्चों आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को याद करना है तो मैंने एक वीडियो बिल्कुल छोटी सी आप लोगों के लिए बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दूं कि अगर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आपको पढ़ना है तो पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना होगा। याद करने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं लिंक उसको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब एक छोटी सी हिंट में हम लोग समझेंगे। बच्चों, आप लोग अपने घर पे कुछ भी चेंज होता हुआ देखते होंगे। जैसे रात को आपकी मम्मी दूध में जामुन डाल के, मट्ठा डाल के उसको मॉर्निंग में दही बना करके आप लोगों को परोसती है। आप लोग, सिंपल सी बात है कि रात को आपने दूध दिया है ना अपने घर पे, उस दूध का दही बना दिया गया मम्मी के द्वारा। कैसे बनाया गया? क्योंकि हमने उसमें कुछ मट्ठा डाला था। अब मॉर्निंग में वो कन्वर्ट हो गया आपका दही में, आप लोगों ने खा लिया। तो पहले दूध था, बाद में दही बन गई, इसका मतलब उसमें एक चेंज आया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। किसी भी चीज में कोई भी परिवर्तन आना, किसी भी चीज में कोई भी चेंज आना एक चेंज को दर्शाता है। वो चेंज आपका दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 फिजिकल चेंज और नंबर 2 केमिकल चेंज। तो यहां पर हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज में फर्स्ट पॉइंट है कैन इजीली रिवर्सिबल। ठीक है, केमिकल चेंज में एक पॉइंट है कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज एक बार चेंज हो गई तो वो वापस बदलेगी या नहीं बदलेगी। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में आप ले सकते हो आइस, बर्फ का कोई टुकड़ा। उस बर्फ के टुकड़े को आप पानी भी बना सकते हो, आप पानी से बर्फ भी बना सकते हो,
है ना। तो ऐसी जो चीजें हुई वो रिवर्सिबल है, यानी चेंज होने के बाद भी वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाना, ये आपका फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात रही केमिकल चेंज की, तो इसका एग्जांपल भी आप लोगों को मैं देता हूं। देखो जी, इसमें कहा गया है कैन नॉट बी रिवर्स इजीली, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। तो मैंने अभी आपके घर वाला एग्जांपल दिया कि आपने दही को बनाया, अब दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते, तो ऐसा चेंज जो होगा वो आपका केमिकल चेंज होगा। ये चीज आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर कोई फिजिकल चेंज होता है, अगर कोई फिजिकल चेंज अकर करता है, तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि सर पहले तो आइस था, बाद में हो गया वो लिक्विड यानी वाटर, तो दोनों तो अलग अलग हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं ये आपकी फिजिकल चेंज इसीलिए इनको कहा गया है क्योंकि वाटर की तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड और एक गैस, तो इसीलिए इसको केमिकल चेंज की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज को पढ़ते टाइम आप लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा रहनी चाहिए कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे आप लोगों ने दूध के साथ दूध को दही बनाया था, तो पहले दूध था, उसके बाद दही बन गई, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे आपका इवेपोरेशन यानी भाप का उड़ना। देखो अगर इवेपोरेशन होगा तो होगा किससे, लिक्विड से होगा। अगर लिक्विड से इवेपोरेशन होगा तो किसमें बनेगा, गैस में। अब गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस आराम से हो सकता है, क्योंकि अगर आप पानी भी लोगे उसको आप भाप बनाओगे तो बन जाएगा, उस भाप को आप वापस पानी बनाना चाहोगे तो बिल्कुल बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आने ही नहीं वाली। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स बच्चों वो होता है मोमबत्ती का, आपने देखा होगा, अगर वो पिघल जाए आप वापस उसको ठोस बना सकते हो जैसी वो थी। तो ऐसे चेंज आप लोगों के फिजिकल चेंज होते हैं। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मान लो हम लोगों ने पानी लिया और पानी हमने बर्फ के फ्रीजर में रख दिया। अब पानी फ्रीजर में रखने के बाद वो बर्फ बन गया। अब बर्फ से वापस हम उसको पानी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो ऐसे चेंज आपके फिजिकल चेंज होते हैं। नंबर 2, रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई साहब एक चीज आप लोग हमेशा देख लेना, आप कोई नया लोहे का सामान खरीदना और कुछ साल बाद या 1-2 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी उसको अगर मॉइस्चर के संपर्क में आप रखोगे तो उस पर एक जंग टाइप आ जाएगा। जंग टाइप क्या, जंग ही आ जाएगा, है ना। उस पर आपको ब्राउन ब्राउन सी लेयर आपको चढ़ी हुई दिखाई देगी अलग से, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। अगर लोहे पर जंग लगता है तो आप उसको वापस वैसा ही नहीं कर पाओगे जैसा वो स्टार्टिंग में नया था, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पाचन करना। एक बात आप मेरी ध्यान से समझिए, आप लोग का अगर खाना डाइजेस्ट हो गया हो, आप लोगों ने ऊपर से खाया हो और नीचे से निकाल दिया हो, तो वापस उसको आप खाना नहीं बना सकते जो आपने खाया था। तो ऐसा चेंज आप लोगों का केमिकल चेंज होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल मिल्क टू कर्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं कि दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना इज केमिकल चेंज। अब बच्चों मेरा एक नोट पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। नोट पॉइंट क्या है कि सभी केमिकल चेंज आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ऑल केमिकल चेंज आर ऑलवेज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। कि भाई अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो वो केमिकल रिएक्शन ही कहा जाएगा। ये बात आप लोगों को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम केमिकल रिएक्शंस को देख लें। देखो बच्चा, आपकी केमिकल जो चेंज है, अभी हमने कहा कि केमिकल चेंज जो है आपका केमिकल रिएक्शंस होता है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो वो केमिकल चेंज हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यानी उनके सिंबल्स का यूज करके, तो वो केमिकल इक्वेशन होगा। यानी सिंपल सी बात समझिए,
कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, यह है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substance or reactants to form new substance with entirely different property। इसको समझने में थोड़ा सा सावधानी समझो, सावधानी बरतो, सॉरी। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाएं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी का, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का, उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, यहां पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम का और वाटर का। वैसे तो हम इसकी रिएक्शन नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगा, है ना, गोला बारूद वाला सिस्टम बन जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझा देता हूं। हमारे पास सोडियम था, इस सोडियम की हमने रिएक्शन करी वाटर के साथ। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करी तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस ये रिलीज करेगा। अब मेरी बात भाई साहब आप ध्यान से सुनो, अगर सोडियम और वाटर की रिएक्शन होती है तो रिजल्ट में यानी प्रोडक्ट में हमारे पास एक नया सब्सटेंस हमें मिला है जिसको हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कह रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर सोडियम और वाटर था, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका H2 बना। तो यानी जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो प्रोडक्ट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होगी, बिल्कुल अलग होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हम किसी केमिकल रिएक्शन की पहचान कैसे करें? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन? तो बच्चों ये 5 तरीके हैं। अगर ये 5 तरीके हो रहे हों, 5 प्रोसेस हो रही हों, तो आपकी जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन होगी। ध्यान से सुनिए, अगर किसी की स्टेट में परिवर्तन हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रही हो, तो केमिकल चेंज होगा। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो तो आपका केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन कलर, आपका कलर चेंज हो रहा हो तो भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। चेंज इन टेम्परेचर, किसी के टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो तो भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। या फिर एक प्रेसिपिटेट को ये फॉर्म कर रहे हो तो भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन हमारे सामने आता है, केमिकल इक्वेशन को भी देख लेते हैं। मान लो बच्चा, एक मीथेन है और एक ऑक्सीजन है। मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहां ऊपर वाले में ये हमने लिखी हुई है वर्ड इक्वेशन। क्या लिखी हुई है? वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहां पे शब्द ज्यादा है। अब ध्यान से सुनिए, इस वर्ड इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करें, ये आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने कहा मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यानी इसको अगर हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर सिंबल्स। अब सिंबल मीथेन का क्या है? CH4। ऑक्सीजन का क्या है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? CO2। और वाटर का क्या है? H2O। अब यहां सेम ऐसे ही इसी तरीके से रिएक्शन कराई जाएगी। ठीक है, CH4 की रिएक्शन होती है O2 के साथ तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया है और यहाँ भी 2 मेंशन किया है। बैलेंस करने का खेल आप लोगों को मैं आगे आगे बता दूंगा। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को इनके सिंबल्स का और इनके फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा।
और ऐसा एक बार नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हर बार करना पड़ेगा जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिखोगे कैसे? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से जरा सुनिए। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हो, आपस में भिड़ रहे हो, उनको कहते हैं रिएक्टेंट। या फिर रिएक्टेंट जब भिड़ रहे हो और भिड़ करके कोई नया सब्सटेंस बना दें, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, बात को समझ गए आप लोग? रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जब कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हो, उसको कहते हैं रिएक्टेंट, और वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, दोनों के बीच में एक एरो का यूज हमेशा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट होगा। क्लियर बच्चों? अब यहां पे हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या क्या पहचान है, हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। A chemical equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। हम एक केमिकल इक्वेशन को बीच में एरो लगा करके ही रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड आपका, एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड, ठीक है, जिधर ये वाला पोर्शन होगा, उधर आपका रिएक्टेंट लिखा होगा और राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट लिखा होगा। अब रिएक्टेंट अगर दो होंगे तो हम बीच में प्लस का साइन लगा के यूज करेंगे, कभी माइनस यूज नहीं करेंगे, कभी मल्टीप्लाई यूज नहीं करेंगे, कभी आपका डिवाइड यूज नहीं करेंगे। हम केवल और केवल यूज करेंगे प्लस का साइन। जैसे आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, तो बीच में प्लस का साइन हमने यूज किया हुआ है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जिसके बीच में एक एरो का यूज किया हुआ है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो MgO, जिसमें रिएक्टेंट होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी आपका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट होगा आपका ये वाला MgO। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रोडक्ट मैंने आपको बताई दिया कि राइट हैंड साइड होता है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बच्चा, हम लोग सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन देखते हैं। मैं आपको बताऊं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक रूल है, उसके तहत अगर किसी सब्सटेंस की या किसी रिएक्शन को किया जाता है या कोई रिएक्शन होती है, तो उसमें कभी भी उसका मास ना तो घटता है और ना बढ़ता है। कहने का मतलब है, अगर 1 + 1 है तो इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 3 + 1 = 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में कार्बन 6 है, तो राइट हैंड साइड भी कार्बन का 6 होना ही कंपलसरी है। अदरवाइज उस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनो, एन अनबैलेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। किसी अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि उनका जो मास है वो इक्वल नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे मान लो Mg + O2 एक रिएक्शन हो रही है जिसमें आपका MgO बन रहा है, तो देखो यहां पर Mg1 है, यहां पर O2 है, और इधर O1 है और Mg1 है। तो यहां पर एक चीज को देखिए आप लोग, O2 जो है यहाँ पे O2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन, क्योंकि ये इनबैलेंस्ड है। अब ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम ना तो इसको क्रिएट कर सकते ना इसको बना सकते ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस टाइम पे आप लोगों का मास इक्वल रहेगा, जितना रिएक्टेंट पे था उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा। जैसे यहां पर 2 है O और यहां पे 1 है, तो हम यहां पे भी 2 ही मेंशन करेंगे, और फिर जब ये Mg2 हो जाएगा तो यहां पर भी 2 ही हम लोग मेंशन करेंगे। तो
तो अब जाकर के ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। लेकिन इसको हम अलग तरीके से आपको कराएंगे कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको जरा आप लोग समझिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए Mg है प्लस O2 है, ठीक है, और Mg प्लस O2 आपकी बन जाती है MgO। अब ध्यान से सुनिए, हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं बच्चा। Mg हमारे पास 1 है, O हमारे पास 2 है, Mg हमारे पास 1 है और O हमारे पास 1 है। ऐसा हमें किस तरीके से पता चला? हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करके देखते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, Mg इज इक्वल टू 1। हमने 1 क्यों लिखा? क्योंकि Mg के यहाँ साइड में भी कुछ नहीं है और यहाँ लेफ्ट साइड में भी कुछ नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। ये चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी आपको, आई होप। उसके बाद O की बात करते हैं तो O इज इक्वल टू 2, क्योंकि O के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में होगी, तो 2 1 जा 2। यहाँ पे बात करते हैं Mg, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे O भी 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऑक्सीजन को भी 2 ही करना पड़ेगा या फिर इस ऑप्शन को हमें आधा करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों हम लोग कभी कम नहीं करते, हम लोग हमेशा बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब O है तो यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को 2 करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इनटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई इक्वेशन निकल करके सामने आएगी, Mg प्लस O2 एरो 2MgO। क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करी है हमने, तो मल्टीप्लाई में हम O के यहाँ नीचे साइड में कुछ नहीं लिखेंगे ना, Mg के साइड में लिखेंगे। जो भी हमें लिखना होगा वो यहाँ पे फ्रंट पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ है। अब 2 Mg हो गए, 2 O हो गए, यहाँ पर 2 O है, 2 Mg नहीं है, यहाँ पे सिंगल Mg है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ही मेंशन करेंगे। अब एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी वाली बता दूं, बहुत सटीक वाली बता दूं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें चाहे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़े, चाहे हम 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़े, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़े, चाहे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़े, हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये बात आप लोगों को आई होप कि अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे पार्ट 1 में बच्चों इतना ही था, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आपको देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।